बच्चे गुड किसी इवनिंग सर। अमीन्स यूनिट में से बेटा बैक एक्सरसाइज वगैरह में से कोई डाउट है, किसी का कुछ पूछना है, कोई कन्वर्जन, कोई रिएक्शन? नहीं बेटा, चलो। हमारा लास्ट यूनिट बच्चे सिलेबस का बायोमोलिक्यूल्स, वो मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ राजे। बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करके हम जो है फिर प्रॉपर रिवीजन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बायोमोलिक्यूल जो टर्म है राजे, बायो का मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल का मतलब आपको पता ही है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का मतलब है वो केमिकल सब्सटेंसेस, वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं। अब लाइफ के लिए हमारी बॉडी में अगर हमने जिंदा रहना है तो उसके लिए हमारी बॉडी को ग्रोथ, रिपेयर की बहुत ज़रूरत है। और ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सारे हमारे पास जो विटामिन्स हो गए वो सब रिक्वायर्ड हैं लाइफ के लिए। वाटर भी रिक्वायर्ड है, वाटर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। कई एलिमेंट्स, मिनरल्स, दे आर रिक्वायर्ड। सो ये सारे हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने ये सारे तो नहीं इस यूनिट में डिस्कस करने, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स। इसमें से सीबीएसई ने बेटा डिलीट कर दिए हैं सारे, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है हमारे सिलेबस में, विटामिन्स भी डिलीट कर दिए हैं। बट मैं बेटा आपको हर एक चीज़ का जो है वो, चाहे वो डिलीटेड है बट क्योंकि एनसीईआरटी में है तो हम उसको एक बार करेंगे ज़रूर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थोड़ा जल्दी जल्दी उस चीज़ को कर लेंगे बट करेंगे ज़रूर। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा, अगर आप इस वर्ड को संधि विच्छेद करें तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसकी डेफिनेशन बनती है। इनिशियली शुरू से इसकी डेफिनेशन यही थी कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब अगर आपके पास x नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो उसके साथ कुछ y नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होंगे, और वो सारे कंपाउंड्स जो इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। दे वर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बट हर एक कंपाउंड जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो ज़रूरी नहीं कि इस फॉर्मूले को फॉलो करे। जैसे कि रैमनोज, रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है बट इसका फॉर्मूला C6H12O5 है। अब C6H12O5 इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता, फॉलो नहीं करता, सो इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। सिमिलरली एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जनरल फॉर्मूला ये है C2H2O2, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसलिए इस डेफिनेशन को विच इज़ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये जिसको पहले माना जाता था, उस डेफिनेशन को अब डिस्कार्ड करके इसकी डेफिनेशन क्या रखी गई है कि दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, या वो कंपाउंड्स हैं जो अपॉन हाइड्रोलिसिस ऐसे सच कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। आई रिपीट द डेफिनेशन, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब एटलीस्ट एक कायरल कार्बन इनमें होगा, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स काफी सारे OH ग्रुप्स होंगे, एक से ज्यादा, ठीक है। एंड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होंगे मीन्स इनमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा,
या तो ये अपने आप में ऐसे कंपाउंड्स होंगे या ये वो कंपाउंड्स होंगे जिनकी हाइड्रोलिसिस से ऐसे कंपाउंड बने। तो या तो ये अपने आप में सिंपलर यूनिट्स होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या अपॉन हाइड्रोक्सी ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाएंगे। शुरू से जितने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कवर हुए वो मैक्सिमम स्वीट इन टेस्ट थे, इसीलिए इनको शुगर्स भी कहा जाता है। बट लेटर ऑन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी डिस्कवर हुए जो जो स्वीट नहीं थे, तो उनको अब नॉन शुगर्स बोला जाता है। जैसे कि हम सुक्रोज वगैरह यूज करते हैं, वो एक शुगर मॉलिक्यूल है। बेटा जो बायो वाले बच्चे हैं उनको ये यूनिट बहुत हेल्पफुल होगा कई चीजें समझने में। मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको बेटा लैक्टोज बोलते हैं, वो भी एक शुगर है, मिल्क शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं बेटा। सैकराइड्स वर्ड आया सैकरॉन से, सैकरॉन का मतलब भी शुगर ही होता है। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स बोल दिया जाता है, बट आज की डेट में कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी नोन हैं जो कि शुगर्स नहीं हैं, जो स्वीट इन टेस्ट नहीं भी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलिसिस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है एज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ध्यान से सुनना, मोनो का मतलब होता है वन, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू का यहाँ मतलब है 2 to 10। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल क्लियरली? आशिमा, आस्था, अगम, आयुष, ईशानवीर, Yes, दत्त, sir. ओके, समीक्षा, सहज, सहजलीन, स्तुति, बेटा क्लियर है आवाज? स्वराज, सान्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। मोनो का मतलब होता है बेटा वन, मोनो मीन्स वन, जबकि ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है यहाँ पे फ्यू का मतलब है 2 to 10, और पॉली का मतलब मैनी, 10 से ज्यादा। जो कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, और वो अपने आप में एक सिंगल सिंपलर यूनिट है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, वो फर्दर हाइड्रोलिसिस होके और सिंपलर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं जनरेट कर पाते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जो अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, दे आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स, दे आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स। और तकरीबन 20 के आसपास ये मोनोसैकेराइड्स हैं, जिसमें से हमने जिनसे ज़्यादातर डील करना है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज। बेटा आप लोगों ने आरएनए और डीएनए सुना होगा, मतलब मेडिकल वाले बच्चों ने तो बहुत अच्छे से किया हुआ है, बट नॉन मेडिकल वालों के लिए बोल रहा हूँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें यही राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज कॉमन, आपने फ्रक्टोज ये दोनों सुने होंगे। तो ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। अब इन मोनोसैकेराइड्स की फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दीज मोनोसैकेराइड्स। इफ दे हैव 3 कार्बन एटम्स देन उनको ट्रायोजेस बोलते हैं। अगर 4 कार्बन एटम का मोनोसैकेराइड है तो उसको टेट्रोजेस बोलते हैं। 5 वाला पेंटोज है, जैसे राइबोज इज अ पेंटोज शुगर, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये क्या है? हेक्सोज हैं। 6 कार्बन का अगर है C6H12O6 तो ये क्या है? ये हेक्सोज है। आगे और इस पे डिपेंड करता है कि इनमें एल्डिहाइड एक ग्रुप है कि कीटोनिक ग्रुप है, उसके बेसिस पे हम इनको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज व्हाइल फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। दोनों 6 कार्बन एटम के कंपाउंड्स हैं,
दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है, बट एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो वो एल्डोहेक्सोज है, दूसरे में कीटोनिक ग्रुप है तो वो कीटोहेक्सोज है दोनों ही C6H12O6। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। They are functional isomers of each other. Only the functional group varies between these two compounds. Is it clear, beta? बढ़ूं आगे? दक्ष, ईशानवीर, बड़े आगे, मयंक, प्रभसीस, मनन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्वराज, सहजलीन, Yes, sir. जशनजोत, Yes, sir. आयुष। Yes, sir. चलो, सो ये तो बात हुई कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेकेराइड्स की। जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं ये वो होते हैं जो बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर होके इनकी दे गिव 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, या हम ऐसे कह सकते हैं ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ऑब्वियस है जिनकी कॉम्बिनेशन से ये बने हों वही ये रिलीज करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, तो इनको ओलिगोसेकेराइड्स बोल देते हैं। दे आर नोन एज ओलिगोसेकेराइड्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेकेराइड्स अगर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बने हैं, अगर 3 से ट्राई, अगर 4 से टेट्रा एंड सो ऑन, depending upon the number of monosaccharide units from which they are formed or the number of monosaccharide units that they will give on hydrolysis. सबसे कॉमन इनमें जो है वो डाइसैकेराइड्स हैं, आपने इनके नाम सुने होंगे। ये है जैसे कि सुक्रोज, फिर एक है आपके पास माल्टोज, ठीक है, एक आपने सुना होगा गैलेक्टोज। ये जो सुक्रोज है, माल्टोज है, ये सारे क्या है, गैलेक्टोज बोल रहा हूँ, लैक्टोज। लैक्टोज जो है मिल्क शुगर, वो भी बेटा एक डाइसैकेराइड है। तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। गैलेक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड यूनिट है। तो ये जितने भी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये हैं, दे आर ऑल डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके ये बने होते हैं। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, कंडेंसेशन होके वो एक डाइसैकेराइड बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनकी कंडेंसेशन से आपको मिलता है सुक्रोज। तो जब आप सुक्रोज में, इट्स अ बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, जब आप सुक्रोज में वापस से वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये वापस से हमें क्या देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं, या विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। बात एक ही है। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब है विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स। मैनी का मतलब यहाँ पे 10 से ज्यादा है। तो जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज आपको पता है सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब क्या है, दे ऑल आर पॉलीसेकेराइड्स एंड दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये शुगर्स नहीं है, तो इनको हम नॉन शुगर्स भी बुलाते हैं। ठीक है बेटा,
ये आपके पास क्लासिफिकेशन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, कि ये हाइड्रोलिसिस पे क्या बिहेवियर शो करते हैं, क्या ये हाइड्रोलाइज होते हैं कि नहीं, और अगर होते हैं तो कितने मोनोसेकेराइड यूनिट्स में ये कन्वर्ट होते हैं, उसके बेसिस पे हमने इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा हम रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में भी क्लासिफाई करते हैं। अब एक आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ा कि एल्डिहाइड्स जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को भी रिड्यूस कर देते हैं, मतलब उनसे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं माइल्ड से, और जो कीटोन्स हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिड्यूस नहीं करते, उनसे ऑक्सीडाइज नहीं होते। बेटा यहाँ वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आपको भी जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज व्हाइल फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज, यस और नो बेटा, बट ये दोनों ही क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, बोथ आर रिड्यूसिंग, चाहे फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है वो भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है कि कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ कॉन्सेप्ट उसमें डिफरेंट है। जैसे जितने मोनोसेक्राइड्स हैं, चाहे वो एल्डोहेक्सोज हैं या कीटोहेक्सोज हैं, आर रिड्यूसिंग शुगर्स। कीटोनिक ग्रुप होने के बावजूद ऑल मोनोसेक्राइड्स आर, क्या लिख रहा है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये याद रखना, बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं उधर से एल्डिहाइड और कीटोन के कॉन्सेप्ट से। यहाँ हम आगे चल के पढ़ेंगे बेटा रिंग स्ट्रक्चर्स, जिन बच्चों ने स्कूल में किया उनको पता होगा। यहाँ रिड्यूसिंग शुगर होने की कंडीशन ये होती है कि जो रिंग का पहला कार्बन है, रिंग का पहला कार्बन, जब हम ग्लूकोज फ्रक्टोज इन सब के कौन से स्ट्रक्चर्स करेंगे बेटा, रिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो रिंग का पहला कार्बन है, अगर उस पहले कार्बन के साथ फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री OH ग्रुप मतलब ये किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, फ्री है अकेला रिंग के पहले कार्बन के साथ, तो उन शुगर्स को हम क्या कहेंगे, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। वो शुगर्स कौन से शुगर्स होंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। ये निशानी है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेटा नीट में और एक बार जेई मेन में, नीट में बहुत बार और जेई मेन में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना हुआ था पॉलीसेकेराइड का, बहुत सारी ऐसी रिंग्स बनी हुई थी, तो उसमें से उसको आइडेंटिफाई करना था कि वेदर इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर और नॉट। तो वो आपको इसी बेसिस पे करना है, आपको बस ये चेक करना है कि अगर एक भी रिंग में पहले कार्बन के साथ फ्री OH ग्रुप है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इज इट क्लियर बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मेरी इतनी सी बात अगर आपने ध्यान से सुनी है और फॉलो कर रहे हो, तो बेटा आप बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं। So we will start with monosaccharides, and as I told you बेटा कि monosaccharides की further आगे classification है depending upon the number of carbon atoms and the functional group present in them. So aldo ये सारे अगर aldehydic group है तो aldo triose, aldo tetrose, aldo pentose, hexose, heptose etc. and similarly keto. So दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को हमने डिटेल में पढ़ना है, उसमें से पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज नेचर में फ्रीली मिलता है बेटा और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, दोनों फॉर्म में ये मिलता है। स्वीट फ्रूट्स, हनी, इन सब में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट्स।
ग्लूकोज बनता कहाँ से है? जो जो ओलिगो या पॉलीसेकेराइड्स ग्लूकोज से बने होते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज मिलता है। जैसे सुक्रोज, जिसको केन शुगर भी बोलते हैं, शुगर केन में ये हमें मिलता है। अगर हम इसको बॉईल करें विद डाइल्यूट HCl, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलते हैं। तो ये बेसिकली और इक्वल अमाउंट्स में मिलते हैं। देखो ये रिएक्शन है। बेटा जो ग्लूकोज है, ये आप सबको बता दूं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो जैसे मैंने आपको बताया सेम है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। जो ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जबकि जो फ्रक्टोज है ये लेवो रोटेटरी है। जो ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी है बेटा, ये +54 के आसपास है। एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बाद में बता दूंगा। और जो फ्रक्टोज है ये -91 डिग्री के आसपास है। प्लस और माइनस का बेटा आपको पता होगा कॉन्सेप्ट कि लेवो रोटेटरी के लिए हम माइनस बोलते हैं, बेटा एग्जैक्ट वैल्यूज अगर आप देखें तो इसकी +52.5 डिग्री है, और इसकी है बेटा -92 डिग्री। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। और जो सुक्रोज है बेटा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जो कि +66.5 डिग्री है इसकी रोटेशन। बेटा जब ये इक्वल अमाउंट में दो फॉर्म्स बनेंगी, डेक्स्ट्रो और लेवो, तो बेटा ये जो मिक्सचर होगा इन दोनों का,
ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्वल अमाउंट में फॉर्म होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज पे, तो ये जो मिक्सचर बनेगा, ये मिक्सचर बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? शाबाश। एक्टिव। क्यों? ये एक डेक्स्ट्रो और एक लेवो है, वो दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल नहीं करेंगे? सर कंपाउंड ही अलग है। क्योंकि ये कंपाउंड्स अलग अलग हैं, क्योंकि इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो ऑपोजिट तो है बट सेम नहीं है। मींस अगर, यानी कि ये रेसमिक मिक्सचर नहीं हो सकता। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्वल इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ द टू these racemic forms of the same substance, the two enantiomeric forms of the same substance, उनको हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। बट यहाँ पे सेम सब्सटेंस की enantiomeric फॉर्म्स नहीं है, सब्सटेंस अलग अलग है। तो यहाँ जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो अगर आप इन दोनों का मीन ले लें, +52.5 प्लस -92 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो रिजल्टेंट है बेटा वो -19.2 या 7 -19.7 डिग्री आएगा। मींस ये मिक्सचर ओवरऑल क्या होगा? लेवोरोटेटरी होगा। बात फॉलो कर रहे हो राजे? यस सर। और जो Yes, sir. हमारा सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान डेक्स्ट्रो से लेवो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है, इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दिस प्रोसेस इज नोन एज inversion of cane sugar. Hydrolysis of sucrose to give glucose and fructose is known as inversion of cane sugar. बात फॉलो कर रहे हो पुत्र? समझ में आ रहा है? आशिमा, आस्था, अगम, अंश बेटा समझ में आ रहा है? जगदीप, ईशानवीर, हाँ जी सर। Yes, यस सर। sir. जसप्रीत, मनन, मयंक, प्रभसी, सहज, सान्या, स्तुति, स्वराज, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. So, यस सर। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोल देते हैं। और ये जो मिक्सचर बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इस मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इट इज नोन एज invert sugar. The mixture of glucose and fructose so formed equimolar mixture is known as invert sugar, जहाँ बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी की इन्वर्जन हो गई है। एक इन्वर्जन बेटा हमने कहाँ पढ़ी हुई है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो कायरल कार्बन के अराउंड स्पेशियल अरेंजमेंट का बेटा चेंज हो जाना, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। अगर उसके अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहे तो उसको रिटेंशन बोलते हैं। रिटेंशन के दौरान ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक वो प्रोसेस जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो उसको इन्वर्जन ही बोलेंगे। आपको याद होगा वहां रिटेंशन का एग्जाम्पल गिवन है, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां प्लस से माइनस वहां भी चेंज होती है। तो वो रिटेंशन इज रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द कायरल कार्बन। तो हर एक वो रिएक्शन जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो उसको इन्वर्जन नहीं बोलते। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। याद रहेगा पुत्र? बढ़ूं आगे? स्टार्च या सेलुलोज जो कि ग्लूकोज के ही पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस पे हमें वापस से ग्लूकोज मिल जाता है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जिनसे वो बने होते हैं। तो बेटा ये दो मेथड्स हैं जिनसे हमें बेसिकली ग्लूकोज मिलता है। पहले वाले से तो हमें फ्रक्टोज भी मिल जाता है। बढ़ूं आगे? बेटा नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हमने ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में पढ़ा, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पहली बात ऑप्टिकली एक्टिव, फिर पॉलीहाइड्रोक्सी, फिर एल्डिहाइड या कीटोन। कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा एक सिंपल से सिंपल ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का भी, क्योंकि उसमें देखो कितनी चीजें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। एक उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मींस कायरल कार्बन होना जरूरी है, दूसरा काफी सारे OH ग्रुप्स हैं, फिर उन कार्बन एटम्स जो उस कंपाउंड में है, क्या वो, अब जैसे ग्लूकोज के ही ले लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, तो इसमें जो 6 कार्बन है वो कई तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। 6 कार्बन 6 के 6 कॉन्टिन्यूटी में अटैच हो सकते हैं, 6 कार्बन कुछ इस तरीके से अटैच हो सकते हैं कि उनमें बेटा ब्रांचेस भी हों, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं कि 5 एक कॉन्टिन्यूटी में हो और एक कार्बन जो है वो ऐसे कहीं पे भी ब्रांच में लगा हो, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, सेंटर कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन कहीं पे भी हो सकता है। 2 कार्बन ब्रांच में हो सकते हैं, दोनों एक ही कार्बन के साथ ब्रांच भी हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन्स के साथ ब्रांच भी हो सकते हैं। तो ये तो मैंने कुछ एक दो पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करके दिखाई हैं, कई तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। तो ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन कैसे प्रेजेंट है, हमें कैसे पता चलेगा? क्या उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है कि कीटोनिक ग्रुप है, हमें कैसे पता चलेगा? क्या उसमें OH ग्रुप्स हैं तो कितने हैं, हमें कैसे पता चलेगा? और अगर वो OH ग्रुप्स हैं तो कितने उसमें प्राइमरी OH ग्रुप्स हैं और कितने सेकेंडरी हैं? जैसे ये प्राइमरी कार्बन के साथ लगा है वो प्राइमरी OH होगा, जो सेकेंडरी के साथ लगा है वो सेकेंडरी होगा। हो सकता है 2 प्राइमरी के साथ लगे हों तो 2 प्राइमरी OH ग्रुप हो सकते हैं, बाकी के सब सेकेंडरी, या फिर हो सकता है कोई 2 सेकेंडरी हो, ठीक है, 4 प्राइमरी 3 प्राइमरी हो जाएं तो तब भी 5 OH ग्रुप हो सकते हैं, या जितने भी OH ग्रुप हैं, पहली बात हमें वो नहीं पता और वो कौन से हैं ये भी नहीं पता। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि ग्लूकोज में कार्बन एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, उसमें OH ग्रुप कितने हैं, कौन से हैं, ये सारा कुछ, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, मेजर की कीटोन है, ये हम उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो जब आप BSc सेकेंड या थर्ड ईयर देखेंगे ना, BSc मेडिकल में अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो बेटा ये इसका पूरा यूनिट है, एक अकेले ग्लूकोज के ऊपर यूनिट है। कुछ 70 के आसपास प्रॉपर्टीज हैं, 70 के आसपास, जिनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर पाते हैं। हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ इनमें से 6 हैं जिनको हमने पढ़ना है, हमने उन 70 के 70 को नहीं पढ़ना, क्योंकि उसके लिए हमारे बेसिक्स भी बने होने चाहिए, वो अभी हमने हर एक चीज़ नहीं पढ़ी हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल दैट, तो इसलिए हमने जो है वो सिर्फ मेन पॉइंट्स इनके लिए पढ़ने हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज को जब हम प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं HI के साथ, HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ग्लूकोज जो है वो रिड्यूस होके क्या बनाता है, एन हेक्सेन। एन का मतलब ऑल 6 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड इन कॉन्टिन्यूटी। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज में भी 6 के 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, कोई ब्रांच नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? देखो ये यूनिट बेटा समझ के साथ साथ लर्निंग वाला है, और इसकी लर्निंग आप तभी कर पाओगे अगर आपने एक बार ध्यान से समझा होगा। पेपर में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि विच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज suggests that the 6 carbon atoms are in it are in a straight chain। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी ग्लूकोज की हमें ये बताती है कि उसमें जो 6 कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन फैशन में है? तो आपको वहां ये बताना है, इट्स रिएक्शन विद HI, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI फॉर्मिंग N हेक्सेन सजेस्ट दिस। या फिर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI, प्रोलॉन्ग्ड हीटेड विद HI, which structural property is elucidated about glucose from this property, from this reaction? तो आपको बताना है
कि glucose on prolonged heating with HI forms N-hexane and it suggests that all 6 carbon atoms in it are in a straight chain. Is it clear, Putra? समझ में आया स्वराज, रमनदीप, जसप्रीत, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चरणजोत, आयुष, अंश, अगमप्रीत? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूनिट आपने पढ़ा। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं कि वो हाइड्रोक्सिल अमीन से मिलके, आपको याद होगा अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो H2 और O निकल के बेटा बाकी का कार्बन डबल बॉन्ड NOH लग जाता था। इनको ऑक्साइम्स बोलते हैं। याद आ रहा है बेटा? एल्डिहाइड कीटोन्स में जहां हाइड्राजोन पड़ा था, हाइड्राजीन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, हाइड्राजोन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन पड़ा था, प्राइमरी अमीन से शिफ्स बेस पड़ा था, ये HCN से को ऐड करके CNO हाइड्रेंस बनाते हैं। जहां बेटा आपने पढ़ा था एसिटल, हेमी एसिटल, वो सारे रिएक्शंस किसके थे? टिपिकली कार्बोनाइल ग्रुप के। तो अगर एल्डिहाइड ये ऑक्साइम बनाता है या CNO हाइड्रेन बनाता है, ये सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन ये शो करती है कि इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है। इट सजेस्ट दैट इट कंटेन्स अ कार्बोनाइल ग्रुप। इज इट क्लियर बच्चे? मैंने बेटा कल ये सुनने हैं, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना। अब कार्बोनाइल ग्रुप में वो ग्रुप एल्डिहाइडिक है कि कीटोनिक है? वो किससे सजेस्ट होता है कि ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर which is a mild oxidizing agent just like Tollens reagent and Fehling solution, ये जो है इससे ऑक्सीडाइज होके आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे देता है विदाउट क्लीवेज ऑफ एनी कार्बन कार्बन बॉन्ड। मींस इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये सजेस्ट करता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप नहीं है, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्योंकि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बने तो पहली बात तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनता है, दूसरा फिर वहां कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज रिक्वायर्ड होती है। समझ में आ रहा है बेटा? आपने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा कि अल्कोहल्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स जैसे कि एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करके एस्टर्स बनाते हैं, एस्टर लिंकेजेस। तो हमें नहीं पता कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप्स हैं। जब उसको एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया गया तो इसने एक पेंटा एसीटेट बनाया। पेंटा एसीटेट का मतलब है 5 एस्टर लिंकेजेस बनी। तो 5 एस्टर लिंकेजेस बनना ये सजेस्ट करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप्स हैं।